हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र के परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा नीति शास्त्र का परिचय। सबसे पहले देखेंगे नीति शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इथिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? हमारे आचार शास्त्र या नैतिकता भी इसे कह सकते हैं। क्या? आचार शास्त्र या फिर इसको नैतिकता भी कह सकते हैं। जो हमारा नीति शास्त्र है वो हमारा आचार शास्त्र मतलब किस तरह से जीवन जिया जाए उसको बताता है हमारे कौन, नीति शास्त्र। तो ये क्या है? आपको पूछे तो आपको क्या बताना है कि दर्शन शास्त्र की वो शाखा, नीति शास्त्र क्या? दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो हमारे मानवीय आचरण के नैतिक मूल्यांकन से संबंधित है। तो दर्शन शास्त्र की वो शाखा जो हमारे मानवीय आचरण के नैतिक मूल्यांकन से संबंधित है, वही हमारे क्या कहलाती है? नीति शास्त्र कहलाती है, मतलब इथिक्स कहलाएगी। और ये हमें सही और गलत, उचित अनुचित के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये मतलब ये इसके अंदर हम क्या करते हैं? सही, गलत, उचित, अनुचित के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? नीति शास्त्र के अंदर हम सही, गलत, उचित, अनुचित के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अब बात करेंगे हमारे नीति शास्त्र की जरूरत क्या आई। इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे विषय है, इसमें भी एक अलग विषय नीति शास्त्र की जरूरत क्या आई उसकी बात करें। तो नीति शास्त्र आज की बात नहीं कि आज ही पैदा हुआ है। नीति शास्त्र की आवश्यकता बहुत कारणों से उत्पन्न हुई है। बात करें और ये कारण क्या है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। नीति शास्त्र के जो सिद्धांत है तो वो हमारे क्या है? मनुष्य के लिए भी जरूरी है, तो समाज के लिए भी उतने ही जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक कारण नीति शास्त्र के। तो समाज के विकास के साथ जैसे जैसे हमारा समाज पहले जंगल में रहता था और एक सभ्य समाज में रहने लगा, तो समाज के विकास के साथ समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके आचरण को नियमित करने की जरूरत बनी। कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके आचरण को नियमित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें क्या, नीति शास्त्र की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, लोगों के बीच सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या, जैसे जैसे हमारा समाज जटिल होता गया वैसे वैसे हमारे लोगों के बीच में सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ साझा नैतिक नियमों और मानकों की जरूरत महसूस हुई। कि कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो सभी के द्वारा माने जाने चाहिए। ठीक है? और कुछ मानक या स्टैंडर्ड भी होने चाहिए। सही का मतलब कितना सही, गलत का मतलब कितना गलत। तो वो जो हमारे मानक है और नैतिक नियम है, इनकी आवश्यकता महसूस हुई। फिर सबसे जरूरी है कि मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य को सही और गलत बताने के लिए कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, ये कैसे पहचाने? तो मानव कार्य को सही और गलत के रूप में पहचानना। तो नीति शास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से मानवीय कार्य नैतिक रूप से स्वीकार्य है, मतलब सही है, और कौन से मानवीय कार्य स्वीकार्य नहीं है। तो नीति शास्त्र हमें ये जानने में मदद करता है, समझने में मदद करता है कि कौन से मानवीय कार्य नैतिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, कौन से स्वीकार्य नहीं होते। फिर सही और गलत की व्याख्या करना, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी चीज को सही बता दे या फिर गलत बता दे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तो सही है तो सही क्यों है, और गलत है तो गलत क्यों है, ये बताना सबसे बड़ी बात है। और ये नीति शास्त्र के माध्यम से हमें पता चलता है कोई भी चीज सही है या गलत है, इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या करना। यह केवल सही और गलत की पहचान नहीं करता। नीति शास्त्र में हम चीजों को सही और गलत के रूप में नहीं पहचानते, बल्कि उनके पीछे के तर्क, सिद्धांत और कारणों की व्याख्या करते हैं कि सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। यह हमें नैतिक निर्णयों के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करता है। ये क्या करता है? नैतिक निर्णयों के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करता है कि कोई भी निर्णय सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। फिर मानव जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो नीति शास्त्र इस मौलिक प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करता है। कौन सा? कि मानव जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य, आखिर वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो ये चीज निर्धारण देने का, या इस प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास करता है कि मानव का अल्टीमेट उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जो उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। फिर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या मनुष्य स्वतंत्र है? जो भी मनुष्य कार्य करता है वो कार्य करने के लिए क्या मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी बात करें तो नीति शास्त्र इस बात पे भी विचार विचार करता है कि क्या मनुष्य अपने कार्य के लिए स्वतंत्र है। यदि हाँ, तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करता है। यदि मनुष्य स्वतंत्र है अपने कार्यों को करने के लिए, तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किस तरह से करता है। अब बात करेंगे हमारी जैसे आरएस की परीक्षा के लिए, जो ये हम नीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो प्रशासक बनेंगे इसके अंदर। तो प्रशासक के लिए नैतिक होना क्यों जरूरी है, तो नैतिक होना क्यों ज़रूरी है उसकी बात करें। अब हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में जो हमारा प्रशासक है उसको नैतिक होना क्यों ज़रूरी है उसकी बात करें। तो सार्वजनिक जीवन में विशेषकर जो हमारे प्रशासन में नैतिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन हो रहा है? हमारा प्रशासन ही हो रहा है। इसलिए प्रशासन में नैतिकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कारण क्या है?
उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए। एक नैतिक प्रशासक अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का क्या एक नैतिक प्रशासक क्या अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करता है। क्या करता है? अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करता है, जिससे क्या होता है सार्वजनिक सेवा बेहतर होती जाती है। यदि वो अपने उत्तरदायित्व का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन कर दे, कौन? एक प्रशासक, तो उससे क्या होगा सार्वजनिक सेवा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो पहला कारण ये है। दूसरा शक्ति के दुरुपयोग को रोकना क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रशासक होते हैं, आरएएस, आईएएस होते हैं, इनके पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है और उनको शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए हमारे नैतिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नैतिकता प्रशासक को अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकती है और ये क्या करती है? उससे जनता के प्रति जवाबदेह और निष्पक्ष बनाने का काम करती है। फिर रोल मॉडल की भूमिका की बात करते हैं। एक नैतिक प्रशासक समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। किस तरह काम करता है? एक रोल मॉडल के रूप में काम करता है, जो दूसरों को भी नैतिक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? दूसरों को भी नैतिक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखेंगे 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है एथिक्स और एक आता है मोरालिटी। दोनों में क्या संबंध है इनकी बात करें। एथिक्स और मोरालिटी में ये दोनों शब्द क्या है? अक्सर एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ न कुछ अंतर है। तो कुछ संदर्भों में इनके सूक्ष्म अंतर को देख लेते हैं, क्या अंतर है। सबसे पहले देखेंगे एथिक्स, फिर देखेंगे मोरालिटी। तो एथिक्स शब्द तो हमारी क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है एथिका, उससे मिलके बना है। जबकि मोरालिटी क्या है? हमारे लैटिन भाषा के शब्द मोरस से बना। आपसे याद रखेंगे पहला अंतर तो क्या आ जाता है? एथिक्स तो हमारे ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से बना है, जबकि मोरालिटी हमारे लैटिन भाषा के शब्द मोरस से बना है। एथिक्स में जो एथिका है, जिसकी उत्पत्ति हमारे एथिकोस से हुई है। क्या? एथिकोस से हुई है, एथिकोस से हमारे एथिका बना है, जिसका मतलब होता है रीति-रिवाज। तो एथिकोस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? रीति-रिवाज। अब वैसे मोरस है, तो मोरस का अर्थ भी रीति-रिवाज या कस्टम्स ही होता है। एथिका में क्या होता है? ये सिद्धांतों, नियमों और मानकों का सैद्धांतिक अध्ययन है। आप इसे याद रखेंगे कि ये हमारे क्या सिद्धांतों, नियमों, मानकों का सैद्धांतिक अध्ययन है, जो ये तय करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये शब्द आप यदि याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सैद्धांतिक अध्ययन। एथिक्स क्या होता है? एक सैद्धांतिक अध्ययन है, जबकि मोरालिटी क्या होता है? वैसे तो मोरालिटी भी हमारे एथिक्स का समानांतर शब्द है, मतलब एक इसकी जगह हमारी मोरालिटी भी काम में ली जा सकती है। तो ये व्यक्तिगत और समूह के व्यवहार के उन सिद्धांतों को व्यवहारिक अनुप्रयोग है। क्या? जो हमारे एथिक्स के सिद्धांत होता है, उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या कहलाता है? मोरालिटी कहलाता है। एक तो हमारा सैद्धांतिक अध्ययन करना, किताबी बातें करना केवल, ये तो हमारा एथिक्स हो गया। अब यदि उनको व्यवहारिक अनुप्रयोग करने लगे हम, तो उसे हम कहेंगे मोरालिटी। बात करें हमारी एथिक्स, एथिक्स तो क्या होता है? सैद्धांतिक होता है। देखो मोरालिटी क्या होता है? व्यवहारिक होता है। आप इसे याद रखेंगे। एथिक्स क्या होता है? सैद्धांतिक होता है, मतलब किताबों की बातें हैं, जबकि मोरालिटी क्या है? व्यवहारिक है। एथिक्स क्या है? नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन है, जबकि हमारा मोरालिटी उन नियमों का वास्तविक जीवन में अभ्यास करना है। एथिक्स तो क्या है? हमारे नियम और सिद्धांतों का अध्ययन होता है, जबकि मोरालिटी उन नियमों का वास्तविक जीवन में अभ्यास करना होता है। रीति रिवाजों का निर्माण समाज में रहने वाले लोगों के आचरण को नियमित करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज होता है। किनका? एथिक्स का, मोरलिटी का। दोनों का मतलब रीति रिवाज होता है। कोई पूछ ले रीति रिवाज का निर्माण क्यों किया जाता है? जितने भी हमारे त्योहार है, रीति रिवाज क्यों बनाए जाते हैं? तो रीति रिवाज का निर्माण समाज में रहने वाले जो लोग हैं, इनके आचरण को नियमित करने के लिए किया जाता है। और ये रीति रिवाज एक समाज के नैतिक मूल्यों को दिखाते हैं। एक समाज कैसा है, ये उसके रीति रिवाजों को देख के हम समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे यदि आपसे प्रॉपर पूछी जाए कि नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, तो आपको क्या लिखना है? तो नीति शास्त्र क्या है? ये एक आदर्शमूलक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है। ये हमारे क्या है? एक आदर्शमूलक विज्ञान है, जिसमें समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियमों और दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। तो आप इसे टुकड़ों में कैसे याद करेंगे? पहला टुकड़ा बनता है, ये हमारे एक आदर्शमूलक विज्ञान है। ये क्या हमारे एक आदर्शमूलक विज्ञान है, पहला टुकड़ा ये होगा, मतलब नॉर्मेटिव साइंस है। दूसरा टुकड़ा होगा जिसमें हमारे समाज में रहने वाले मनुष्य के क्या जिसमें हमारे समाज में रहने वाले मनुष्य के 3 चीजें, ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम और दार्शनिक सिद्धांत। कौन-कौन सी चीजें? ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम और दार्शनिक सिद्धांत। इनका नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। तो किस तरह से याद करेंगे? ये एक हमारे आदर्शमूलक विज्ञान है, मतलब नॉर्मेटिव साइंस है, जिसमें समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियमों और दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करना होता है। और देखें तो सामाजिक मानक स्थापित करने से के लिए, किस लिए करते हैं ये सब? हम सही गलत उचित अनुचित का निर्धारण क्यों करते हैं? ताकि हमारे सामाजिक मानक या फिर सोशल स्टैंडर्ड स्थापित कर सके।
ये हमें बताता है क्या होना चाहिए। क्या? ये क्या हमें क्या बताता है क्या होना चाहिए, ना कि ये कि क्या है। दुनिया के अंदर तो पता नहीं क्या-क्या है, लेकिन जो हमारा नीति शास्त्र है ये बताता है हमें क्या समाज में होना चाहिए। अब सब चीज़ों को क्या नीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में डाला जा सकता है? नहीं। सभी चीज़ों को हम नीति शास्त्र के अध्ययन में नहीं डाल सकते। तो नीति शास्त्र के अध्ययन से किन-किन चीज़ों को बाहर रखा जाता है, उनकी बात करें। तो नीति शास्त्र सभी प्रकार के मानव व्यवहारों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि केवल उन पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे नैतिक निर्णय और उत्तरदायित्व से जुड़े हों। केवल उन पे ध्यान केंद्रित करता है किन पे? जो हमारे क्या नैतिक निर्णय और उत्तरदायित्व से जुड़े होते हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए कुछ चीज़ों को या कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा जाता है। जैसे ऐसे लोग जो हमारे समाज में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग जो समाज में नहीं रहते, उनको हमारे इससे बाहर रखते हैं। जैसे नीति शास्त्र सामाजिक संदर्भ में आचरण का मूल्यांकन करता है, जो सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, सामाजिक रूप से रहते हैं, उन्हीं के नैतिक आचरण का मूल्यांकन करता है, ना कि ये वो जो समाज में नहीं रहते। जैसे हमारे साधु संत होते हैं, साधु संतों का भी हो जाता है कभी-कभी नैतिक मूल्यांकन, लेकिन जैसे हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो समाज से कटे हुए रहते हैं, तो उनका हमारा नैतिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जिसे पागल भी कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो नैतिक निर्णय लेने और अपने कार्य के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं होते, उनको भी इस क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो बच्चों को इस उम्र में नैतिक तर्क विकसित करने और अपने कार्यों को पूरी तरह से जिम्मेदार होने में अक्षम माना जाता है, कि उन्हें ये समझ नहीं है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। तो उनका जो नैतिक तर्क है अभी तक से अभी तक ठीक तरह से विकसित नहीं हुआ, और अपने कार्य को के लिए जो भी यदि वो गलत कार्य भी कर देते हैं, तो उनको उनके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं माना जा सकता। इसलिए 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इससे बाहर रखा जाता है। पशु-पक्षी तो नैतिक निर्णय लेने की क्षमता न होने की वजह से इन्हें नीति शास्त्र के अध्ययन से बाहर रखा जाता है। फिर अनैच्छिक कार्य इनवॉलंटरी एक्शंस, तो वो कार्य जो व्यक्ति की इच्छा और नियंत्रण से बाहर होते हैं, कि मतलब व्यक्ति की इच्छा नहीं थी या फिर उसका नियंत्रण नहीं था। ठीक है? उससे बाहर होते चाहे गलती कार्य क्यों ना हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति नींद में चलते कोई अपराध कर दे, तो उसको कोई सज़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका उस पे कंट्रोल नहीं था। झटके लगना, यदि बस में यदि आप खड़े हैं और यदि बस के अंदर झटका लगता है, झटका लगने की वजह से आप किसी आगे वाले यात्री के ऊपर गिर पड़ते हैं, तो उसमें क्या है, आपकी क्या है अनिच्छिक कार्य था, क्यों? क्योंकि झटका लगने की वजह से क्या है, आपका उस पे कंट्रोल नहीं था, और शायद सामने वाले के, अगले वाले के चोट ही लग जाए, लेकिन फिर भी क्या है वो नैतिक रूप से गलत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों? क्योंकि इस पे आपका नियंत्रण नहीं था। तो अनैच्छिक कार्य को भी इससे बाहर रखा जाएगा। फिर दबाव में किए गए कार्य मतलब कोरेसिव कोरेस्ड एक्शन, तो वो कार्य जो किसी बाहरी बल या धमकी के कारण किए जाते हैं। क्या? वो जो कार्य है जो हमारे किसी बाहरी बल या धमकी की वजह से किए जाते हैं, जहाँ व्यक्ति के पास वास्तविक रूप से विकल्प नहीं होता। जैसे आपके सर पे कोई बंदूक तान दे और कह दे कि ये वाला गलत कार्य कीजिए, तो आपको गलत कार्य करना पड़ेगा। यदि वो गलत कार्य करेंगे, तो इसके लिए आपको नैतिक रूप से गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कौन-कौन से 6 कार्य हैं, जिनको क्या हमारे नैतिक शास्त्र के अध्ययन से बाहर रखा जाता है। जैसे एक तो समाज में नहीं रहने वाले मनुष्य, दूसरा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, तीसरा हमारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, चौथा हमारा पशु-पक्षी, पाँचवाँ अनैच्छिक कार्य इनवॉलंटरी एक्शंस, छठा दबाव में किए गए कार्य। अब देखते हैं कुछ कार्य जो हमारे क्या होता है आदतन या अभ्यासजन्य कार्य होते हैं। क्या आदतन कार्यों की बात करें, तो आदतें अभ्यास की वजह से व्यक्ति जो कर्म करते हैं कि हमें तो इस चीज की आदत हो गई, चोर है मुझे तो चोरी करने की आदत है, तो क्या उनको भी नैतिक शास्त्र के अध्ययन के अंदर ले सकते हैं? तो उनकी बात करें, तो आदतें अभ्यास के कारण व्यक्ति जो कर्म करते हैं, उन्हें आदतन या फिर अभ्यासजन्य कर्म कहते हैं, मतलब हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। जैसे एक आदतन चोर बार बार चोरी करना उसका एक अभ्यासजन्य कर्म है। तो वो कहता है कि मुझे तो कोई काम आता नहीं चोरी करने के अलावा, और मुझे चोरी करने की आदत है। चोर चोरी से जाए, लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। तो ये अभ्यासजन्य कर्म नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं। क्या? ये जो हमारे अभ्यासजन्य कर्म होते हैं, वो नैतिकता की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन कर्मों की आदत पड़ने से पहले व्यक्ति इन्हें करने या न करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसने चुना कि ये वाले काम उसे करना है। व्यक्ति आदत पड़ने से पहले ही ये चाहता तो इस गंदी आदत को छोड़ सकता था, परंतु वह स्वतंत्र होते हुए भी, जो व्यक्ति है, वो स्वतंत्र होते हुए भी इसे करता रहता है, और इसलिए आदतन कर्मों को नीति शास्त्र में ऐच्छिक कर्म ही माना जाएगा। जो आदतन कर्म है, तो आदतन कर्म को नीति शास्त्र में क्या ऐच्छिक कर्म ही माना जाता है, और ऐच्छिक कर्मों का नैतिक मूल्यांकन होता है। क्या? हमारे ऐच्छिक कर्मों का नैतिक मूल्यांकन होता है, इसलिए अभ्यासजन्य कर्म नैतिक कर्म करने के कारण क्या अभ्यासजन्य कर्म क्या ऐच्छिक कर्म करने के कारण क्या नैतिकता की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे उनकी कंट्रोल था, वो चाहते तो ना करते, इसलिए उनको नैतिकता की श्रेणी में डाला जाता है।
अब आपसे पूछा जाए कि नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता क्या है? तो नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता की बात करें, तो पूर्व मान्यता का मतलब होता है स्वतंत्र संकल्प। क्या? संकल्प स्वातंत्र्य की बात करें कि आप अपने कार्यों करने के लिए स्वतंत्र हो या नहीं। यदि स्वतंत्र हो, तो आपको नीति शास्त्र की श्रेणी में डाला जाएगा, स्वतंत्र नहीं थे, तो नहीं डाला जाएगा। इसे हम कहते हैं संकल्प स्वातंत्र्य की अवधारणा, फ्री विल की अवधारणा। तो नैतिक अध्ययन के लिए संकल्प स्वातंत्र्य को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कि व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उसके पास विभिन्न विकल्पों में से चुनने की क्षमता है। जो अलग-अलग विकल्प है, तो अलग-अलग विकल्पों में से चुनने की क्षमता है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र है, तभी उसके कार्यों के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि व्यक्ति को स्वतंत्र माना जाएगा, तभी वो उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और तभी नैतिक निर्णय का कोई मतलब निकलेगा। तो संकल्प स्वातंत्र्य की अवधारणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नैतिक रूप से किसी को उत्तरदायी ठहराने के लिए। फिर नियतिवाद का खंडन। ये हमारे क्या करता है? नीतिवाद का खंडन करता है। तो हमें नीतिवाद को नकारना होगा कि ये तो मेरी किस्मत था, कि मैंने जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया। तो वही बात आती है कि उसका मरना तय था। ये तो नियति थी उसकी और मेरे नियति में, मेरे भाग्य में लिखा था कि एक दिन मैं उसे मार दूँगा। तो मुझे किसी भी ज़ात की सज़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने चाहा था कि मैं उसे मार दूँगा और वो मेरे हाथों मरेगा। तो हम कभी भी उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो बार-बार यही कहेगा कि ये तो नीति थी, मतलब डिटर्मिनेशन थी। और यदि हम किसी को नैतिक रूप से गलत ठहराएँगे, तो उसे नीतिवाद को नकारना पड़ेगा। नीतिवाद वो अवधारणा होती है जिसके अनुसार सब कुछ पहले से निर्धारित है और व्यक्ति के पास अपने कार्य को चुनने के लिए कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है। यदि नियतिवाद स्वीकार किया जाता है, तब किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्या? यदि नियतिवाद को स्वीकार किया जाता है, तब किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके कार्य उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि पहले से निर्धारित कारणों की वजह से हुए थे। तो इसीलिए हमारे किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को हमारे नैतिक श्रेणी में डालना पड़े, तो हमें नीतिवाद को नकारना होगा। अब बात करेंगे संकल्प स्वातंत्र्य की कौन-कौन सी शर्तें। तो संकल्प स्वातंत्र्य को तभी वास्तविक माना जाता है, जब वो कुछ शर्तों को पूरा करता है। बात करें कौन-कौन सी शर्तें थी। 3 खास शर्तें। पहली शर्त आती है हमारी विकल्पों की उपलब्धता। पहली शर्त कौन सी आती है? विकल्पों की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस, कि व्यक्ति के पास वास्तव में एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए ताकि वो उनमें से सही गलत को चुन सके। और यदि व्यक्ति के पास केवल एक ही विकल्प है, तो उसे नैतिक रूप से नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास संकल्प स्वतंत्रता थी ही नहीं। फिर कार्य करने की क्षमता, यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या है, कार्य करने की वो क्षमता भी होनी चाहिए, तभी उसे संकल्प स्वातंत्र्य की श्रेणी में माना जाएगा। कि व्यक्ति के पास चुने गए विकल्प के अनुसार कार्य करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता भी होनी चाहिए। कि व्यक्ति के पास के चुने हुए विकल्प के अनुसार कार्य करने की शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमता होनी चाहिए। फिर परिणामों के ज्ञान की बात करें, नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो भी वो कार्य कर रहा है, चाहे उससे गलत कार्य हो गया या नहीं, लेकिन उसे परिणामों का यदि ज्ञान है कि इस कार्य को करने से उसे क्या नुकसान हो सकता है, या क्या फायदा हो सकता है। यदि उसे परिणामों का ज्ञान है, तो संकल्प स्वातंत्र की अवधारणा के अनुसार उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यदि उसे ज्ञान नहीं है, तो उसे नहीं ठहराया जाएगा। तो व्यक्ति को अपने कार्यों के संभावित परिणामों का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि वो सही निर्णय ले सकें। तो संकल्प स्वातंत्र की 3 शर्तें होती हैं। पहली, उसके पास विकल्पों की उपलब्धता होना चाहिए, दूसरा कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तीसरा परिणामों का उसे ज्ञान होना चाहिए। अब बात करें किसी भी चीज़ को नीति शास्त्र के अंदर डालेंगे, तो उसके अंदर कौन-कौन से निर्धारक तत्व होते हैं, उसकी बात करें तो किन-किन को हम निर्धारक तत्व के रूप में नीति शास्त्र में शामिल कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य के नैतिक मूल्यांकन के लिए किन-किन तत्वों पर विचार करना ज़रूरी है? तो तत्वों की बात करें तो पहला तत्व आता है एक्शन या फिर एक्ट, जो काम किया गया है, मतलब जो कार्य किया गया है, वो उसको सबसे पहले देखता है कि जो भी काम हुआ है। तो पहला हमारा तत्व आता है कृत, मतलब एक्शन या एक्ट। दूसरा एजेंट, मतलब कर्ता, जिसने वो काम किया है, कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी प्रेरणाएँ क्या है, उसका चरित्र क्या है। ये देखा जाता है कि एक आईएएस का कर्म, एक भिखारी का कर्म, दोनों सेम-सेम नहीं है। काम सेम हो सकता है कि उन्होंने दोनों ने एक ही एक्शन किया हो, लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग-अलग हैं, उनकी प्रेरणाएँ अलग है। आईएएस की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, एक भिखारी की ज़िम्मेदारी कम है। उनका चरित्र क्या है, तो दूसरी चीज़ ये देखी जाती है। तो पहला तो क्या काम किया गया है, दूसरा करने वाला व्यक्ति कौन है, मतलब कर्ता। तीसरा परिस्थिति, मतलब सर्कमस्टेंसेस, वो कार्य किन परिस्थितियों में किया गया है। तो कार्य किस स्थिति या किस संदर्भ में किया गया है। परिस्थितियां किसी कार्य की नैतिक प्रकृति को बदल सकती है। कई परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको गलत कार्य करना पड़ा। यदि परिस्थितियां ऐसी है, तो वो
किसी भी कार्य की जो नैतिक प्रकृति है उसको बदल सकती है। फिर आता है इरादे, मतलब इंटेंशन, जो भी कार्य किया गया है वो किस इरादे के साथ किया गया है। चौथा क्या था हमारे इरादे, मतलब मोटिव मोटिव या इंटेंशन। तो कार्य करने का इरादा या उद्देश्य क्या था? नीति शास्त्र में अक्सर इरादों को परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि किस इरादे के साथ वो कार्य किया गया है। इसीलिए नीति शास्त्र में जो परिणाम आते हैं, इनसे परिणाम गलत आ जाए, लेकिन इरादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर पीड़ित या लाभार्थी, काम करने की वजह से किसी को लाभ हुआ मतलब लाभार्थी, और किसी को यदि नुकसान हुआ तो उसे पीड़ित कहेंगे। तो उसको बारे में देखा जाता है कि मतलब यदि कार्य गलत हुआ तो कितना गलत हुआ है, सही हुआ तो कितना सही हुआ है, कि कार्य से कौन प्रभावित हुआ है, किसे हानि हुई है, किससे लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, ये सब देखा जाता है किसमें, पीड़ित या लाभार्थी के अंदर। फिर कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, तो कार्य के वास्तविक परिणाम और प्रभाव क्या निकले, जो भी कार्य किया गया है उसके वास्तविक परिणाम या प्रभाव क्या हुए। तो हमारी 6 तत्व है हमारे किसके, नैतिक मूल्यांकन के, कौन-कौन से? पहला कृत मतलब एक्शन, दूसरा कर्ता मतलब एजेंट, तीसरा परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस, चौथा हमारा इंटेंशन या मोटिव इरादा, पांचवा हमारा लाभार्थी या पीड़ित मतलब विक्टिम है या बेनिफिशियरी है, छठा हमारा कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। तो ये सारे के सारे तत्व मिलके क्या करते हैं, किसी कार्य की नैतिक प्रकृति का एक समग्र मूल्यांकन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।